Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel once again. I am speaking Avinash Srivastava from Home Classes. Today I will explain about William Shakespeare's play The Tempest. Let's start the play. First performed 1611 to 1612 and first printed 1623 फर्स्ट फोलियो में प्रिंट हुआ था एंड फोर्थ पीरियड का प्ले है। फोर्थ पीरियड का प्ले, इसकी टाइमिंग है 1609 टू 1612। ओके, इट्स जेनर इज रोमांस, ये एक रोमांस है। एक्चुअली इट इज क्लासिफाइड एज अ कॉमेडी in first folio, but it has some element of tragicomedy. Okay, and its setting is sea, इसकी सेटिंग समुद्र में होती है एंड आफ्टरवर्ड्स ऑन आइलैंड, इसके बाद आइलैंड पे होता है। तो प्ले को देखिए। कैरेक्टर्स: अलोंसो, किंग ऑफ नेपल्स, नेपल्स का राजा रहता है अलोंसो। ओके, एंड सेकेंड कैरेक्टर सेबेस्टियन, ब्रदर ऑफ किंग ऑफ नेपल्स, ये अलोंसो का भाई, ब्रदर इज सेबेस्टियन। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर प्रॉस्पेरो, ड्यूक ऑफ मिलान, ये मिलान का राजा रहता है प्रॉस्पेरो, ड्यूक ऑफ मिलान। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर एंटोनियो, ब्रदर ऑफ ड्यूक ऑफ मिलान, ये मिलान का प्रॉस्पेरो का भाई है एंटोनियो, द यूजर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान। ये यूजर्पिंग मतलब उसको ज़बरदस्ती छीन लेना, हड़प लेना। तो ड्यूक ऑफ मिलान जो मिलान का राजा है, इससे ज़बरदस्ती ये छीन लेता है। नेक्स्ट कैरेक्टर फर्डिनेंड, सन ऑफ अलोंसो, फर्डिनेंड सन ऑफ अलोंसो, गोंजालो, एन ऑनेस्ट काउंसलर ऑफ नेपल्स, गोंजालो। नेक्स्ट कैरेक्टर कैलिबॉन, ए सेवेज एंड डिफार्म्ड स्लेव, कैलिबॉन। नेक्स्ट कैरेक्टर आयरिस, सेरेस एंड जूनो, ये स्पिरिट्स है, आत्माएं हैं, आयरिस, सेरेस एंड जूनो। नेक्स्ट एरियल, एन एरी स्पिरिट अंडर द कमांड ऑफ प्रॉस्पेरो, एक स्पिरिट रहता है जो प्रॉस्पेरो के कमांड पे चलता है, एरियल। नेक्स्ट कैरेक्टर मिरांडा, डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो। ओके, मिरांडा डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो, प्रॉस्पेरो की डॉटर है। और नेक्स्ट कैरेक्टर स्टीफेनो, ए ड्रंकर बटलर, बटलर मीन्स होता है सर्वेंट यानी भंडारी। A man who works in a very large house whose main duty is to organize and serve food and wine, butler। ट्रिंकुलो, ए जेस्टर यानी कॉमेडियन, जेस्टर, ट्रिंकुलो। ओके, तो कैरेक्टर से प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। मिरांडा आपकी हीरोइन है। ओके, एंड एरियल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, कैलिबॉन, फर्डिनेंड, आप कैरेक्टर को ध्यान में रखें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द प्ले।
बहुत समय पहले की बात है। 7 समुद्र पार एक बहुत बड़ा टापू था जिस पर केवल 2 लोग ही निवास किया करते थे। उनमें से एक तो था प्रॉस्पेरो और दूसरी थी उसकी बेटी मिरांडा। प्रॉस्पेरो पहाड़ों में स्थित एक गुफा के अंदर रहा करता था। यहाँ पर प्रॉस्पेरो और मिरांडा ये दोनों गुफा के अंदर रहते थे। उस समय मिरांडा की आयु कोई 12-13 वर्ष की थी। वह बड़ी मासूम और सबसे अनजान थी। दुनिया में अगर किसी को जानती थी तो वह थे उसके पिता और दूसरे टापू पर रहने वाले जीव जंतु। यह टापू ही मिरांडा की पूरी दुनिया थी। वह पूरे दिन टापू पर घूमते हिरणों, तितलियों तथा खरगोशों के पीछे वह घूमती थी और कभी उनसे मित्रता बढ़ाने लगती तथा तरह तरह की बातें बनाती रहती थी। प्रॉस्पेरो के तो 2 ही काम थे, या तो वह अपनी बेटी के सुख दुख में लगा रहता और उससे जो कुछ भी समय बचता तो वह उस समय में पोथियों और ग्रंथों के पढ़ने में गुजारा करता था। कभी कभी प्रॉस्पेरो अपनी गुफा से बाहर आकर आकाश की तरफ देखने लगता था और कभी कभी किसी अनजान शक्तियों से वह घंटों तक बातें किया करता था। कभी कभी वह अपने हाथ की काली छड़ी को दीवाना होकर अपने सिर पर घुमाया करता था। जब कभी भी वह इस तरह करता था तब बहुत ही भयानक प्रक्रिया हुआ करती थी। आसमान में उथल पुथल मच जाती थी। भयंकर रूप से हवाएं चलने लगती थी। समुद्र की लहरों में तूफान आ जाता था। लहरें टापू पर चढ़ जाती थीं और उसके पैरों का स्पर्श करने लगती थी। जोरों से बिजली कड़कती पूरी पृथ्वी कांप जाती थी। आंधी तूफान ही नहीं, जंगली जानवर भी प्रॉस्पेरो के इशारों पर चलते थे। जमीन ही नहीं, प्रेतलोक की सारी प्रेतमाएं भी उसकी गुलाम बनी हुई थी। जरूरत पड़ने पर वह मुंह से एक खौफनाक स्वर निकालता तो उसके चारों ओर भयंकर चेहरे दिखाई देने लगते थे। वे सब अनजान शक्तियां थीं जो हाथ बांधे उसके उसके आदेश की प्रतीक्षा करती थी। इन्हीं अदृश्य शक्तियों को प्रॉस्पेरो अपनी सेना कहता था। जिस प्रेत से वह सबसे ज्यादा स्नेह करता था उसका नाम था एरियल। एरियल से वो सबसे ज्यादा वो प्रेम करता था। एरियल के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं था। दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां एरियल न पहुंच सकता हो। असल में प्रॉस्पेरो एक जादूगर तथा तांत्रिक था। एक बार की बात है, प्रॉस्पेरो अपनी गुफा की बाहरी घास पर लेटा धूप ले रहा था। तभी अचानक उसकी आंख लग गई। पास ही मिरांडा तितलियों के साथ खेल रही थी। अचानक उसकी आंख खुली और वह बदला बदला कहकर चिल्लाने लगा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी और वह समुद्र की ओर देख रहा था। ऐसी हरकतें वह आमतौर पर मिरांडा के सामने नहीं किया करता था, मगर आज उसे उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं था। उसकी जादुई क्रियाएं देखकर कहीं मिरांडा डर न जाए, यही सोचकर वह अकेले में ही ऐसे कार्य किया करते थे। समुद्र पर दृष्टि पड़ते ही समुद्र में हड़कंप मच गया। उसकी शक्ति भंग होने लगी। भयंकर समुद्री तूफान उठने लगे। समुद्र की लहरें उछल उछल कर आसमान को छू रही थी। हवाओं ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। मौत को भी थर्रा देने वाला भयानक गर्जन वातावरण में होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बड़े बड़े पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। समुद्र में एक जहाज था जो तूफान आने पर कागज के नाव की तरह गोते खाने लगा। उसी जहाज के ऊपर प्रॉस्पेरो की दृष्टि टिकी हुई थी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि मानो आज तक सिद्ध किए गए सभी मंत्रों की शक्ति वह आज ही प्रयोग कर लेना चाहता हो। हर पल तूफान की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। फिर देखते ही देखते वह समुद्र में तैरता हुआ जहाज न जाने कहाँ गायब हो गया। जहाज गायब हो जाने के बाद प्रॉस्पेरो ने एक चैन की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उसको बरसों से खोई हुई वस्तु प्राप्त हो गई हो। फिर खुशी से वह एक गीत गुनगुनाने लगा, लेकिन वह इस बात से बेखबर था कि मिरांडा उसके पीछे ही खड़ी थी
वह भयभीत नज़रों से उसे ही देख रही थी। अचानक प्रॉस्पेरो की नज़र मिरांडा पर पड़ी तो वह एकदम सटपटा गया। उसने गाना गुनगुनाना भी बंद कर दिया। मिरांडा डर के मारे उसकी गोद में चढ़ गई। बोला, बेटी। प्रॉस्पेरो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? उसने सहम कर पूछा। प्रॉस्पेरो ने अपनी उंगली समुद्र की ओर करके बताया, उधर देखो मेरी लाडली, मेरी उंगली की सीधे में उधर समुद्र में तुम्हें कोई चमकीली सी चीज दिखाई दे रही है? हाँ पिताजी, है तो कोई चीज जो लहरों में डूबती हुई उभरती हुई सी प्रतीत हो रही है। तुम जानती हो बेटी, इसे क्या कहते हैं? प्रॉस्पेरो ने पूछा। फिर उसके उत्तर का इंतजार किए बिना ही बोला, उसे जहाज कहते हैं। अपने जादू की शक्ति से मैंने उसे दूर से ही देख लिया था। उन्हें इस टापू की तरफ लाने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। आपने पिताजी, वह सहमी हुई डरी हुई नज़रों से उसकी ओर देख रही थी। फिर कहने लगी, भगवान के लिए बापू, इस तूफान को रोक दो। वह देखो, जहाज बुरी तरह से कांप रहा है और उस पर मौजूद सभी यात्री चिल्ला रहे हैं। क्या आपको उनकी हालत पर तरस नहीं आती जो ऐसा कर रहे हैं? कहता है। प्रॉस्पेरो उपेक्षा से सिर को झटका देते हुए बोला, बेटी, अगर तुम्हें मालूम होता कि उस जहाज में कौन है तो तुम मुझसे कभी इस तरह नहीं कहती। मिरांडा ने जल्दी से पूछा, कौन है वे लोग पिताजी? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? वो कहता है, हाँ बेटी, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आज तक तुमसे यह बात छिपाए रखा, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ नहीं छिपाऊंगा। तुम्हें दिखाने के लिए ही मैं उन्हें यहाँ खींच कर बुला रहा हूँ। लेकिन इतने में वे लोग यहाँ पर पहुँच गए। तुम ये जान लो कि वे लोग कौन और हमारा उनसे क्या रिश्ता है। यहाँ से लगभग 7 समुद्र पार मिलान नाम का बड़ा ही सुंदर देश है। किसी समय में मैं वहाँ का राजा और तुम वहाँ की राजकुमारी थी। उस समय तुम कोई 2.5-3 साल की थी। तुम्हारे आगे पीछे हजारों नौकर चाकर लगे रहते थे जो दिन रात फूलों की तरह तुम्हारी देख रेख करते थे। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे जन्म के 3 महीने बाद ही मर गई थी। इस वजह से मुझे तुम्हारी ज़्यादा फिक्र लगने लगी थी और मैं अपना ज़्यादातर समय तुम्हारी ही देख रेख में व्यतीत किया करता था। क्योंकि मैं पढ़ने का भी शौकीन था, इसलिए मुझे जो भी समय मिलता था वह समय मैं अपने पठन पाठन में लगा दिया करता था। यह वही प्राचीन किताबें हैं जिन्हें तुम आज भी मेरी अलमारी में पड़ा देखती हो। इन किताबों के अंदर जादू तंत्र और जादुई इल्म भरे हुए हैं। मुझे इन किताबों से इतना लगाव था कि जिसके कारण मैं राजकाज के कार्यों से मुंह मोड़कर इन किताबों में ही सुबह शाम डूबा रहता था। हमारे परिवार में मेरा एक भाई भी था, यानी तुम्हारा एक चाचा भी था, जिसका नाम था एंटोनियो। मैं उस पर पूरी तरह विश्वास करता था और इसी वजह से मैंने राज्य की जिम्मेदारी उस पर सौंप दी थी। लेकिन समय के साथ साथ उसके मन में लालच पैदा होने लगा। वह मुझे राजगद्दी से हटाकर खुद राजा बनना चाहता था। रात दिन वह यही मंसूबे बनाता रहता था। फिर एक दिन उसने एक योजना बनाई। समुद्र की सैर का बहाना बनाकर तुम्हें और मुझे इस सैर में शामिल करके समुद्री यात्रा पर ले गया। मैं भी भाई की खुशी के लिए तुम्हें लेकर खुशी खुशी जहाज पर सवार हो गया। उस शैतान ने जहाज के कप्तान और दूसरे कर्मचारियों को पहले से ही अपने साथ मिला लिया था। जैसे ही हमारा जहाज बीच समुद्र में पहुंचा, वैसे ही मल्लाहों और दूसरे कर्मचारियों ने मिलकर हमें जहाज पर से एक छोटी नाव के ऊपर ढकेल दिया। एंटोनियो का ख्याल था कि हम या तो समुद्र में डूब जाएंगे या फिर भूख प्यास के कारण तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे।
मगर मारने वाले से बचाने वाले के हाथ ज़्यादा लंबे होते हैं। उसने एक मल्लाह का रूप बनाकर हमारी हिफाजत की, तुम्हारी और मेरी जान बचाई। हुआ इस प्रकार कि जहाज के जो मल्लाह थे उन्हीं में एक मल्लाह ऐसा भी था जो मेरा काफ़ी वफादार था। किसी तरह उसे एंटोनियो की इस साजिश की खबर हो गई थी, इसलिए उसने उस छोटी नाव में जिसमें कि हमें ढकेल दिया गया था, महीनों का राशन पानी और मेरी यह किताबें जो कि मुझे जान से ज़्यादा प्यारी थी पहले ही रखवा दी। ईश्वर उसका भला करे। आज उसी की वजह से ही हम लोग यहाँ पर जिंदा खड़े हैं। जहाज हमें उस डोंगी में धकेल कर वापस चला गया था। अब मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी, साथ साथ मुझे अपनी भी चिंता थी। अपनी चिंता के पीछे सिर्फ यह तुम्हारी ही वजह छिपी हुई थी। तुम्हारे कारण ही मैं अपनी चिंता कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। फिर मैंने तुम्हें कसकर अपनी छाती से बांध लिया था और मैं दोनों हाथों से डोंगी को खींचने लगा। मैं न दिन में आराम लेता न ही रात में, बस मुझे रात दिन एक ही चिंता थी कि किसी न किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। आखिर एक दिन मुझे एक हरा भरा टापू नजर आया। हालांकि उस समय तक मैं थक कर चूर हो गया था और हाथ भी हिलाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन टापू को देखते ही मेरी हिम्मत बढ़ गई थी। मैं जल्दी जल्दी डोंगी को खेना शुरू कर दिया था। अंत में उस टापू पर पहुंचकर दम लिया, और वह टापू यही था बेटी जिस पर हम आज भी निवास करते हैं। बस उस दिन से मैंने दुनिया को देखा ही नहीं। पूरी कहानी सुनने के पश्चात मिरांडा कुछ कहना ही चाहती थी, तभी प्रास्पेरो के कानों में एरियल की आवाज़ पड़ी। मालिक, एरियल की आवाज़ पड़ती है। प्रास्पेरो उसकी आवाज़ सुनकर सावधान हो गया। उसने सोचा कि खाली आसमान से बातें करते देखकर शायद मिरांडा डर भी सकती है, इसलिए उसने एक मंत्र पढ़कर जैसे ही मिरांडा को छुआ, वैसे ही अपनी बात कहने से पहले मिरांडा गहरी नींद में सो गई। अब वह बेफिक्र होकर आसमान की ओर देखते हुए बोला, तुम आ गए एरियल। बताओ उस जहाज और उसके यात्रियों का क्या हुआ। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने किसी का भी बाल बांका नहीं होने दिया। मालिक, एरियल ने कहा, वे सभी लोग सुरक्षित हैं और अलग अलग दिशा से इस टापू की ओर बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार बिल्ली किसी चूहे को अच्छी तरह थका देती है, उसी प्रकार मैंने भी उन लोगों को थकाया है। मैंने आंधी और तूफान उठाकर जहाज को गेंद की तरह लहरों पर उछाला। बेचारे सभी मल्लाह थक कर चूर हो गए, और वो आपका भाई जिसकी तारीफ आप रात दिन करते नहीं थकते थे, वो तो औरतों से गया गुजरा निकला। उसने तो तूफान को देखते ही जीने की आस छोड़ दी थी और बुरी तरह बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। उसने मल्लाहों के पांव पकड़ लिए, मगर यह सुनकर आपको हैरत होगी कि आपकी बाप जितना कायर निकला, उसका बेटा उतना ही दिलावर है। फर्डिनेंड नाम है उसके बेटे का। वहाँ पे फर्डिनेंड आता है। सब लोगों को डर से कांपते हुए देखकर भी उसने किसी से मदद की प्रार्थना नहीं की, बल्कि अकेला ही एक डोंगी पर कूद पड़ा और किनारे की तरफ बढ़ने लगा। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने फर्डिनेंड की हिफाजत का खास ध्यान रखा था। वह बिल्कुल सही सलामत है तथा किनारे पर पहुंचने वाला है। उधर एंटोनियो और बाकी यात्रियों को मैंने छिन्न भिन्न करके अलग अलग डोंगियों पर बैठने पर मजबूर किया, और रोते छींकते हांफते हुए उन लोगों को मैं इस किनारे तक ले आया कि हर कोई यही समझ रहा था कि बाकी सब मर चुके हैं, बस हम ही अकेले जिंदा बचे हैं। इस प्रकार वे लोग एक दूसरे को ढूंढते तलाश करते हुए इधर ही आ रहे हैं। पूरी बात सुन लेने के बाद प्रास्पेरो बहुत खुश हुआ।
शाबाश मेरे वीर प्रेतों, तुम्हारे इस काम के बदले मैं तुम्हें आज मुक्त कर दूंगा, ताकि तुम भी आज़ाद होकर अपने बिछड़े संबंधियों से मिल सको। अभी इस समय तुम जाओ और उन्हें उन्हें ले आओ, लेकिन एक बात का तुम खास तौर पर ख्याल रखना कि इनमें से कोई भी जिंदगी से मायूस होकर आत्महत्या न करने पाए। खासकर एंटोनियो की हिफाजत तुम्हें करनी होगी। एरियल उसका हुक्म मानकर चला गया। उसने राजकुमार फर्डिनेंड के चारों ओर एक मधुर संगीत बिखेर दिया, जिसके पूर्ण प्रभाव के कारण वह जहाज वाली दुर्घटना और अपने जहाज के सभी यात्रियों को भूल चुका था। और जिस तरफ से संगीत की मधुर आवाज उठ रही थी, उसी दिशा को बढ़ता हुआ उस जगह पर पहुंच गया जहां एक पेड़ के नीचे प्रॉस्पेरो और मिरांडा बैठे हुए थे। वे दोनों पेड़ की छाया में नर्म मुलायम घास पर बैठे हुए आराम से बातें कर रहे थे। जब फर्डिनेंड वहां पहुंचा, मिरांडा ने जीवन में अपने बूढ़े पिता के अलावा किसी और मनुष्य को नहीं देखा था। इस वजह से फर्डिनेंड को वहां देखकर वह सम्मोहित सी हो गई थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस नवयुवक ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। राजकुमार फर्डिनेंड ने भी उस टापू पर एक परम सुंदरी को बैठे हुए देखा तो उसे काफी हैरानी हुई। उसे लग रहा था कि वो किसी देवलोक में आ गया है, जहाँ स्वर्ग की अप्सराएं आकर घूमा करती हैं, और इस वक्त शायद वो अप्सरा ही उसके सामने बैठी हुई है। उन दोनों को इस तरह देखते हुए और एक दूसरे के प्रति सम्मोहित होते देखकर प्रॉस्पेरो का मनोरथ पूरा हो गया था। फिर वह अपने मंत्रों के जोर पर जानबूझकर वहां से अदृश्य हो गया और छिपकर देखने लगा कि यह दोनों किस हद तक एक दूसरे को पसंद करते हैं। समुद्री थकावट की वजह से फर्डिनेंड का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था, लेकिन उसके आकर्षक में कोई कमी नहीं आई थी। उसके चेहरे का तेज देखकर तो प्रॉस्पेरो भी हैरान रह गया था। वह था ही इतना सुंदर। उसने अपने मन में फैसला कर लिया था कि यही मेरी बेटी के लिए योग्य वर है, इसलिए मैं इसके साथ ही अपनी बेटी की शादी करूंगा। फिर उसने सोचा कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं, आखिर इस बात की परीक्षा ली जाए। यही विचार आते ही प्रॉस्पेरो गायब होकर उनको देख रहा था। वह उन पर बराबर नजर रखे हुए था, मगर कुछ देर पश्चात वह उनके सामने प्रकट होते हुए बोला, ओ बदतमीज लड़के, कौन है तू, कहाँ से आया है और किसकी इजाज़त से तू इस टापू पर आया है? ठहरो, अभी तुम्हें अपने किए का फल मिलेगा। तुझे इस पर सुबह शाम चावलों के छिलकों की रोटी और चिड़ियों का कच्चा मांस ही खाने को मिलेगा। बदले में तुझे मेरी कुटिया के आसपास का पूरा जंगल साफ करना होगा, और तूने इस काम में जरा सी भी लापरवाही की तो तुझे बहुत सख्त सजा दी जाएगी। यह पकड़ कुल्हाड़ी और इसी वक्त से अपना काम शुरू कर दे। वह तो एक राजकुमार था, उसके सामने किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके इस तरह से बातें करे उससे इस तरह से बातें करे। इसलिए प्रॉस्पेरो की बात सुनकर उसको गुस्सा आ गया। तुरंत अपना हाथ अपनी कमर पर रखी तलवार पर पहुंच चुका था। वह गुस्से से दहाड़ कर बोला, अरे ओ बुढ़े, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं महाराज एंटोनियो का बेटा हूँ, जो शासन करने के लिए हम धरती पर आए हैं। वह गुलामी हरगिज कबूल नहीं करेगा। बेवकूफ़ लड़के, तेरी इतनी हिम्मत! लगता है तेरी बदतमीजी की सजा तुझे देनी ही पड़ेगी। तभी फर्डिनेंड ने कहा, मैं भी तुमसे कोई दया की भीख तो मांग नहीं रहा हूँ। जब तक कोई मेरे हाथ में मेरी तलवार है, तब तक तुम तो क्या, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना कहकर उसने म्यान से तलवार खींचनी चाही, लेकिन उसका हाथ
वहीं रह गया। उसने काफ़ी कोशिश की मगर न तो उसका हाथ हटा और न ही वह उसे म्यान से बाहर ही निकाल पाया। इसलिए मजबूर होकर फर्डिनेंड चुपचाप खड़ा रहा। प्रॉस्पेरो ने उसे देखा तो व्यंग से बोला, अब कहाँ चली गई तुम्हारी हिम्मत? देखा तुमने इस छड़ी का कमाल? अब सारी बहादुरी धरी रह गई न। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जिंदगी भर ऐसा ही रहने दूँ। अब बता, तुम्हें मेरी गुलामी कबूल है या नहीं? राजकुमार ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उसने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, प्रॉस्पेरो बोला, सुनो, अब मैं जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊँगा। तब तक यह आसपास का पूरा जंगल साफ हो जाना चाहिए। यह कहते हुए वह जैसे ही आगे की ओर बढ़ा, मिरांडा ने उसके आगे आकर उसका रास्ता रोक लिया और उससे विनती करने लगी, पिताजी, तुम इतने निर्दयी न बनो, जरा सोच कर तो देखो, यह राजकुमार है, इसने कभी यह काम नहीं किए भी नहीं होंगे। अगर यह काम करेगा तो इसके हाथ में छाले पड़ जाएंगे। आप इसे माफ़ कर दो, मेरी खातिर माफ़ कर दो। इस तरह बनावटी गुस्सा दिखाते हुए वह वहाँ से बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन वह वहाँ से गया नहीं था। वह वहीं गायब होकर उसे देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। अपने पिता का ऐसा बर्ताव देखकर मिरांडा की आंखों में आंसू आ गए। तभी फर्डिनेंड ने कहा, तुम क्यों रोती हो मेरे कारण? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखूँगा और तुम्हें अपने राज्य की मलिका बनाऊँगा। मिरांडा उसके जवाब में बोली, मैं तो कब से तुम्हें अपना स्वामी व अपने दिल का राजा मान चुकी हूँ। उन दोनों के मुंह से इन बातों को सुनकर प्रॉस्पेरो को पूरा यकीन हो चुका था कि वह एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। फिर वह अपने आप को रोक नहीं सका और सामने प्रकट होकर बोला, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद दूंगा। तब तक उसके हुक्म के मुताबिक एरियल भी एंटोनियो और उनके अन्य साथियों को लेकर वहां पहुंच चुका था। एंटोनियो तो समझ रहा था कि उसका बेटा मर चुका था, मगर अचानक अपने बेटे को एक खूबसूरत लड़की के साथ देखकर वह फूला न समा रहा था। तभी उसकी दृष्टि बूढ़े प्रॉस्पेरो पर गई। उसे देखकर एंटोनियो पहचान नहीं सका था। असल में उसके तो ख्यालों में भी नहीं था कि प्रॉस्पेरो जीवित भी हो सकता है। वह तो उसके वेश को देखकर समझ रहा था कि कोई जादूगर है और हम लोग किसी जादू नगरी में पहुंच गए हैं। प्रॉस्पेरो उसके करीब आते हुए बोला, इधर देखो एंटोनियो, इस शुभ मौके पर गले नहीं मिलोगे? हम दोनों अपनी कमजोरियों के कारण ही एक दूसरे से अलग हो गए थे। उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मगर आज हमारी संतानों ने हमें फिर से एक कर दिया। उसकी बात सुनकर एंटोनियो हैरान रह गया। इस तरह हैरान होने की ज़रूरत नहीं एंटोनियो, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जो तुमसे बिछुड़ गया था। आओ आओ भाई, मुझसे गले मिलो और इन बच्चों को आशीर्वाद दो। एंटोनियो ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद प्रॉस्पेरो ने उसे पूरी बात बताई कि वह इस टापू पर किस तरह पहुंचा और बातों ही बातों में उसे यह भी जता दिया कि उसने उसे माफ़ कर दिया। फिर दोनों भाई सच्चे हृदय से एक दूसरे के गले लग गए। चारों ओर खुशी का वातावरण छाया हुआ था। इस प्रकार से फ्रेंड ये प्ले समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।